हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे आपकी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है और हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 33, 34 एंड 35। मैंने टेक्स्ट इंक्लूड नहीं किया, मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं राइट डाउन करती चलूँगी। आप लोग भी चाहें तो आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो देखिए आर्टिकल 32 क्या कहता है। आर्टिकल 32 कहता है आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो आर्टिकल 32 जो है पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है, आर्म फोर्सेस में आपकी सारी फोर्सेस आ जाएंगी, जैसे मिलिट्री होगी, पुलिस होगी, इंडो तिब्बतियन होगी, बीएसएफ होगी, सारी फोर्सेस जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी आर्म फोर्सेस में। ठीक है, आर्टिकल 32 जो है पावर देता है पार्लियामेंट्स को। किसको देता है पावर? पार्लियामेंट को देता है कि ये क्या कर सकती है, आर्म फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, दैट मीन्स सस्पेंड कर सकती है। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, कि जब नेशनल इमरजेंसी चलती है तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है आपके सारे फंडामेंटल राइट जो है वायलेट किए जा सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, आर्टिकल 20 आपको पता है एक्सेसिव पनिशमेंट आर्बिट्रेरी डिटेंशन के लिए होता है, और आर्टिकल 21 जो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसके साथ डील करता है। ठीक है, सो ये दोनों राइट जो है इवन कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी जो है इनको सस्पेंड नहीं किया जाता। लेकिन आर्टिकल 33 क्या कहता है कि हर सिचुएशन में, ठीक है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो क्या कर सकता है, आर्म फोर्सेस जो है उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, आर्म फोर्सेस में जैसे आप लोगों का आ गया पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस आ गया, आप लोगों को इंटेलिजेंस एजेंसी आ गई, एनालॉग फोर्सेस आ गई। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनकी जो फंडामेंटल राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने का मेन मोटिव क्या होता है, एम क्या होता है, कि ताकि ये लोग जो है अपनी ड्यूटी जो है उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, डिस्चार्ज कर पाएँ, और जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारी कंट्री के उसको मेंटेन कर सकें। क्योंकि ये आर्म फोर्सेस जो है आपको पता है बहुत ही सेंसिटिव जो है फोर्सेस हैं हमारी, बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ में जो है इनको तैनात किया होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि कल को कोई किसी को आर्म फोर्सेस के किसी मेंबर को जो है कोई बॉर्डर पे जो है उसको तैनात किया है और वहाँ से वो जो है ब्लॉग और वीडियो बना के वहाँ की सारी जानकारी जो है देगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कंट्री की सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको हार्म हो सकता है। कोई हमारी कंट्री की इंफॉर्मेशन जब लीक होती है तो वो कोई जो है उसका मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है आर्म फोर्सेस के जो है फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ये आर्टिकल 33 हमारा बोलता है। ठीक है, और एक चीज़ हो रहा है इसके रिलेटेड, जो भी आर्म फोर्सेस के रिलेटेड लॉ बनाए जाएंगे, ठीक है, द पावर टू मेक लॉ अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली टू द पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। इसके रिलेटेड जो भी लॉ बनाएंगे वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट बनाएगा, दैट मीन्स सेंटर बनाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो है पावर नहीं दी गई है इसको कि ये लॉ बना सके आर्म फोर्सेस के रिलेटेड। ठीक है, और कोई ऐसा लॉ, ठीक है, कोई ऐसा लॉ अगर पार्लियामेंट लाता है जिससे एक आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेट होते हैं तो उसको भी क्या नहीं किया, उसको भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो है एक्ट बनाए गए हैं, जैसे पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट बनाए, आर्मी एक्ट बनाया है 1950, नेवी एक्ट बनाया है 1950। ठीक है, एयरफोर्स एक्ट बनाया है 1950। ठीक है, तो ये सारे एक्ट जो हैं ये बनाए गए हैं आर्म फोर्सेस के रिलेटेड। ओके, सो ताकि जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, ओके, अब जैसे देखिए दीज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम। अब कौन कैसी कैसी रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई जा सकती है आर्म फोर्सेस के ऊपर, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब नामिक तरीके में अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 के अंडर हमने पढ़ा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो आर्म फोर्सेज हैं इस पर रिस्ट्रिक्शन जा सकती है इनके स्पीच पे। ठीक है, फॉर्म में एसोसिएशन बनाने पे भी इनकी रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, राइट टू मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन, ये किसी भी जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन के या ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं बन सकते, ये प्रेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और ना ही ये किसी तरह की पब्लिक मीटिंग या डेमोन्स्ट्रेशन को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है,
हालाँकि अगर जब तक ये अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म कर रहे हैं तब तक, अगर ये छुट्टी पे आए हैं, जैसे मान लीजिए कोई आर्म फोर्सेस का कोई पर्सन है वो छुट्टी पे आया है, तो उस वक़्त जो है उसको अपने राइट्स एन्जॉय करने का अधिकार है, ठीक है? उस टाइम पे है, लेकिन जब तक वो अपनी ड्यूटी जब वो परफ़ॉर्म कर रहा है तो उसके पास ये सारे राइट्स जो हैं उसके ये सारे राइट्स जो हैं आप बोल सकते हो कि उससे छीन लिए जाते हैं, उसके रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है? ओके। अब देखिए आर्म्ड फोर्सेस में हमने क्या देखा कि आपकी सारी फोर्सेस आ जाएँगी। लेकिन इसके अलावा और भी जो है बहुत सारे होते हैं जो आर्म फोर्सेस में जो है लोग जो है काम कर रहे होते हैं, उसे एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे होते हैं, जैसे नॉन कॉम्पिटेंट उनको जैसे बोला जाता है, मतलब फर्स्ट आगे जाके तो ये जंग लड़ाई नहीं लड़ते हैं, लेकिन पीछे से जो है ये क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फोर्स देते हैं, पीछे से जो है जो हमारी फोर्सेस हैं उनको हेल्प करते हैं, ठीक है? जैसे हमारे हो गए बार्बर हो गए, ठीक है? बार्बर, ठीक है? जैसे हमारे कारपेंटर हो गए, ओके? कारपेंटर हो गए, कुक हो गए, चौकीदार हो गए, ठीक है? तो ये सारे जो हैं ये भी इसके बीच में इंक्लूड हो गए, टेलर हो गए, ठीक है? ये सारे भी जो है ये क्या करते हैं, ये इन पे भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, ठीक है? ओके। सो ये था आपका सारा किसके रिलेटेड था, आर्टिकल 33 के रिलेटेड, ठीक है? और अब देखिए आर्टिकल 34 क्या कहता है। आर्टिकल 34 कहता है कि मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है ये मार्शल लॉ होता क्या। मार्शल लॉ का अगर लिटरली हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है मिलिट्री रूल, ठीक है? मिलिट्री रूल किसी एरिया में जब जो है मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है, मिलिट्री रूल जो है लगा दिया जाता है। आर्टिकल 34 प्रोवाइड फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके। देखिए मार्शल लॉ की अगर हम बात करें तो नेशनल इमरजेंसी से भी जो है मार्शल लॉ बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग मानेंगे एक तरह का, मैं अगर बात करूं, क्योंकि मार्शल लॉ में जो है बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरी पावर जो है, आर्बिट्रेरी पावर मतलब मैंने बताया था आर्बिट्रेरी की पावर क्या होती है, एक एक्सेसिव जो है पावर दे, अनलिमिटेड पावर जो है किसी को दे देना। तो मिलिट्री को जो है एक अनलिमिटेड पावर दे दी जाती है ताकि वो उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, ठीक है? उसको रिस्टोर कर सके, ठीक है? और ये मार्शल लॉ क्यों लगाया जाता है? मार्शल लॉ जो है इसीलिए लगाया जाता है जब कोई एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ की कंडीशन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस आ जाए, अब नॉर्मल कंडीशन हो जाए, जैसे वॉर की कंडीशन बन जाए या इन्वेजन की कंडीशन बन जाए कहीं पे, या फिर कोई रिविलियन हो जाए, ठीक है? कोई रॉयट्स जो है दंगे फसाद जहाँ पे ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाए, ठीक है? और जो है स्टेट की गवर्नमेंट जब कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो उस केस में जब जो है कंट्री में जो वायलेशन है, जो वायलेंस है वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है मिलिट्री को जो है पावर दे दी जाती है, आर्बिट्रेरी पावर दे दी जाती है कि वो अपने तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उस एरिया का मेंटेन करे। और देखिए एक चीज़ हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ में एक डिफरेंस ये है कि मार्शल लॉ, नेशनल इमरजेंसी आपकी पूरी कंट्री में लगाई जा सकती है, ठीक है? लेकिन मार्शल लॉ जो है ये किसी पर्टिकुलर एरिया में ही लगाया जाता है जहाँ पे जो है कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो गई हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गई हूँ, उस एरिया का जो है लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए जो है मार्शल लॉ लगाया जाता है। और मार्शल लॉ में जो है इतनी ज़्यादा जो है पावर दे दी जाती है मिलिट्री को कि अगर वो चाहे को, अगर उनको लग रहा है ऐसा कुछ सस्पिशन ऐसा हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, खड़े खड़े जो है किसी इंसान को जो है उस पर जो है फायरिंग भी कर सकता है। जैसे ये चीज़ जो है एक बार हो गई है, देखा आपने जलियांवाला बाग देखा था 1919 में जो हुआ था जलियांवाला बाग में सिकर, उसमें भी क्या हुआ था, यही चीज़ हुई थी, रॉयल एक्ट लाया गया था ब्रिटिशर के द्वारा, ठीक है? जिसमें जो है कोई भी पर्सन अगर एसोसिएशन बनाता हुआ जहाँ कोई डेमोन्स्ट्रेशन करता हुआ है, 4 लोग इकट्ठे होते दिख गए तो उन पर जो है उस टाइम रॉयल एक्ट लाया गया था कि उनको जो है पनिश किया जाएगा, ठीक है? तो उस टाइम पे जो है ये मार्शल लॉ लाया गया था। आज तक जो है बाकी इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडिया में कभी भी मार्शल लॉ जो है इम्पोज नहीं हुआ है। नेशनल इमरजेंसी हुई थी वो मैंने आपको बता दी 1975 में हुई थी इंदिरा गांधी जी के दौरान, ठीक है? और अब ये देख लीजिए, अब मैंने बताया आपको कि ये कहाँ से आया मार्शल लॉ। तो देखिए द कंसेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज़ बी बोरो फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ, ठीक है? इंग्लिश के लॉज मतलब ब्रिटिश लॉ से जो है इसको लिया गया है, ओके, ठीक है? सो देखिए
एक सेकेंड। सो देखिए, जब भी हम मार्शल लॉ जब भी चल रहा होगा किसी कंट्री में, तो मिलिट्री को जो है, मैंने आपको बोला कि उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है अनलिमिटेड पावर दी जाती है, ठीक है, अब नॉर्मल पावर टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप, ताकि वो कुछ भी जो भी उस एरिया को जो है, उसके एरिया के जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो ले सकें। दे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेगुलेशन ऑन द राइट ऑफ सिविलियन। जो सिविलियन लोग हैं, जो सिविक हैं, उनके ऊपर उनके जो राइट्स हैं उनको भी क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, पनिश कर सकता है सिविलियन को, इवन कंडेम देम टू डेथ, और डेथ भी का भी कर सकता है। मैंने ऐसे आपको बोला कि उनको पूरा अधिकार दे दिया, उनके पास राइट होता है कि कोई अगर उनको इतनी ज़्यादा कंडीशन वायलेंट दिख रही है तो उस केस में जो है वो किसी पर्सन पे जो है गोली भी चला सकते हैं, उनको मार भी सकते हैं। लेकिन इस पे जो है उनके ऊपर किसी तरह का कोई ट्रायल नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो है किस दौरान किया गया है, मार्शल लॉ के दौरान किया गया है। उनको इंडेमनीफाई किया जाए, इंडेमनीफाई मतलब उनको पार्लियामेंट जो है उनके उस केस से जो है उनको छोड़ सकती है, इंडेमनीफाई कर सकती है, बरी कर सकती है, ठीक है। और एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इम्पोज फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस। क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, ओके, मार्शल लॉ अगर इम्पोज हुआ है तो वो भी ठीक है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बट उस केस में भी जो मार्शल लॉ चल रहा है तो हैबियस कॉर्पस का जो रिट है हमारा, हम लोगों ने पढ़ा था हैबियस कॉर्पस का रिट टू हैव अ बॉडी, ताकि जाना जा सके कि जो इसका डिटेंशन हुआ है पर्सन का वो आर्बिट्ररी तरीके से तो नहीं हुआ, लॉफुली तो हुआ है, बॉडी को प्रेजेंट करो, ये सब बोलता है आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस टाइम पे क्या होगा, हैबियस कॉर्पस की रिट जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 34। अब देखिए आर्टिकल 35 क्या कहता है, इफेक्ट सर्टन फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 35 क्या बोलता है, एक सेकेंड। आर्टिकल 35 जो है कुछ फंडामेंटल राइट को इफेक्ट में लाने की बात करता है, ठीक है, सर्टेन फंडामेंटल राइट को लाने की बात करता है। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 35। जैसे देखिए आर्टिकल 35 ले डाउन दैट द पावर टू मेक लॉ टू गिव इफेक्ट टू सर्टन स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 35 क्या कहता है, कुछ ऐसे लॉ, कुछ ऐसे फंडामेंटल लॉ जिसको जो है वो जो है इम्पोज कराने की जो राइट है, उनके ऊपर लॉ बनाने के जो अधिकार है वो सिर्फ किसको दिए गए हैं, पार्लियामेंट को दिए गए, ना कि सिर्फ किसको, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, ओके। जैसे अगर हम बात करें कि कौन कौन से हैं उसमें, अगर आर्टिकल 16 की बात करें, आर्टिकल 16 आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है ना, राइट टू इक्वालिटी में। तो ठीक है, अगर किसी भी प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज ए कंडीशन, आर्टिकल 16 में अगर कोई रेजिडेंस जो है एक कंडीशन बनाई गई है कि ये पर्सन जो है यहाँ से यहाँ इतने देर तक यहाँ पे रह रहा है, तो इसको जो है इस जॉब के लिए जो एलिजिबल है, तो इसके रिलेटेड जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, आपका आर्टिकल 16 बनाएगा, ओके। अब देखिए इम्पावरिंग कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डिक्स। अब मैंने एक चीज़ और आपको पढ़ाई थी, मैंने बोला था कि पार्लियामेंट चाहे, ऐसे तो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, इनके पास पावर है कि ये रिट इशू कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, डायरेक्शन जो है दे सकते हैं, रिट इशू कर सकते हैं, कौन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो जो इससे लोअर कोर्ट हैं उनको भी, जो सेशन कोर्ट है, ट्रिब्यूनल जो है, उनको भी क्या कर सकते हैं, इनको राइट दे सकते हैं, इनको अधिकार दे सकते हैं कि ये भी क्या कर सके, ये जो रिट जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इशू करें, ये भी सेम जो है इन रिट्स को इशू कर सकते हैं, ओके, ठीक है, समझ आया। और दूसरा तो अभी हमने आर्टिकल 33 पढ़ ही लिया कि आर्टिकल 33 के रिलेटेड, आर्म फोर्सेस के रिलेटेड जो भी लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर उस पर लॉ नहीं बनाएगा, ओके। और नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 के रिलेटेड भी जो लॉ बनाए जाएंगे, इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया। इंडेमनीफाई का मैंने आगे ही आपको बता दिया, इंडेमनीफाई का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्ट किया है गवर्नमेंट सर्वेंट ने जब मार्शल लॉ चल रहा था, जिसके लिए उसको उसकी पनिशमेंट बनती है, लेकिन इस केस में अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसको इंडेमनीफाई कर सकती है, इस केस से जो है छोड़ सकती है इसको, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 35। अब आर्टिकल 35 ये भी 35 में अगर सेकंड क्लॉज की बात करें तो और कौन से लॉ हैं जिसके रिलेटेड जो है पार्लियामेंट के पास पावर है, जैसे अनटचेबिलिटी, ठीक है,
अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के रिलेटेड या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड हमने आर्टिकल 33, 34, 23, 24 पढ़ा था। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 एंड 24, इनके रिलेटेड भी जो लॉ है वो कौन बना सकता है। मान लीजिए किसी खरीद फरोख्त हो रही है पर्सन की, ह्यूमंस की, तो उसके रिलेटेड भी जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, उसको रोकने के लिए उसको भी पार्लियामेंट ही बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर उसके रिलेटेड लॉ नहीं बनाएगी। और अनटचेबिलिटी के रिलेटेड मैंने बोला था, अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ टच करना। जब मैंने आर्टिकल 17 बताया था, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई थी कि अनटचेबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, तो उन सबको जो है एज अ ऑफेंस माना जाएगा अगर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस करता है। तो अब इन प्रैक्टिसेस को ना किया जाए, तो इसके लिए जो कुछ लॉ तो बनाना ज़रूरी है ना, तो वो जो लॉ बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। ऐसा क्योंकि ये इसके रिलेटेड जो स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी गई पावर लॉ बनाने की, क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अपने अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग जो है उन लॉ को बना के तैयार कर जाएंगे। लेकिन जब पार्लियामेंट जो है लॉ बनाता है, तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो सारी कंट्री में जो है वो फोर्सफुली जो है एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अगर स्टेट बनाएगी तो वो सिर्फ अपनी स्टेट के लिए बनाएगी, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि हर एक स्टेट में जो है डिफरेंट डिफरेंट लॉ जो है चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये पावर्स जो है सिर्फ किसको दी गई है, ये पावर्स सिर्फ जो है पार्लियामेंट को दी गई है कि वही लॉ बना सकता है। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, और सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज सेशन। आर्टिकल 34, 33, 34 एंड 35 हमने आज के लेक्चर में जो है कंप्लीट कर लिया है। आज ही हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ ही कल आपके लिए कंप्लीट जो है सेशन एमसीक्यूज़ का आएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, प्लस जो मैं खुद फ्रेम करूँगी वो भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। सो मैं यही रिकमेंड करूँगी आप सब उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं कल के सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। और प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये सीरीज़ जो है अच्छी लग रही है, तभी मैं कंटिन्यूस करूँगी। अदरवाइज़ यहाँ पे ही मैं सीरीज़ जो है इंडियन पॉलिटी की जो है बंद कर दूँगी। ठीक है, सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में। ओके, बाय।